सोचिए, अगर दुनिया का अगला वर्ल्ड वॉर सिर्फ 130 किलोमीटर की एक समुद्री गैप पर अटका हो, अगर एक छोटा सा आइलैंड दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज, सबसे एडवांस आर्मीज और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स को आमने सामने खड़ा कर दे, और अगर इस आइलैंड की किस्मत 75 साल पुरानी अधूरी सिविल वॉर पर बंधी हो। ये कहानी सिर्फ ताइवान की नहीं, ये कहानी है चाइना, अमेरिका और पूरी दुनिया की। आज ताइवान दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर हब है। आज यहीं से वो चिप्स बनती हैं जो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्मार्टफोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर देती हैं। लेकिन ये आइलैंड कभी सिर्फ टेक्नोलॉजी का सेंटर नहीं था, ये एक भागा हुआ गवर्नमेंट का आखिरी ठिकाना था। ये कोल्ड वॉर का न्यूक्लियर फ्रंट लाइन था, और ये आज भी दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेस पॉइंट में से एक है। सवाल ये नहीं है कि ताइवान पर कब टेंशन होगी, सवाल ये है अगर यहाँ वार हुई तो क्या दुनिया रोक पाएगी। और इस सवाल का जवाब छुपा है एक पुरानी कहानी में, एक ऐसी कहानी जहाँ हर डिसीजन ने अगली 75 साल की जियोपॉलिटिक्स लिख दी। चलिए शुरू करते हैं 1940 के चाइना से। चाइना, एक देश, दो आर्मी, एक खूनी सिविल वॉर। 1940 का दौर। चाइना ऑफिशियल एक देश था, लेकिन रियलिटी में वो दो आइडियोलॉजी के बीच में फंस रहा था। एक तरफ थी रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, जो 1912 से चाइना की रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी, और दूसरी तरफ थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, माओ जेडोंग की लीडरशिप में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये दोनों टेम्परेरी एलाइज थीं, क्योंकि जापान ने चाइना पर कब्जा कर रखा था। लेकिन जैसे ही 1945 में जापान हारा, ये अलायंस तुरंत टूट गई और शुरू हुआ चाइना का सबसे ब्रूटल सिविल वॉर। कम्युनिस्ट फोर्सेस डिसिप्लिन थी, उनके पास रूरल सपोर्ट था और उन्हें सोवियत यूनियन का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था। रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट, जो चियांग काय शेक के अंडर थी, करप्शन, लो मोरल और वॉर एग्जॉस्शन से जूझ रही थी। 1947-1949 के बीच कम्युनिस्ट एक के बाद एक मिनलैंड का मेजर सिटी जीतता गया, बीजिंग, संगाई, नैनजिंग। रिपब्लिक ऑफ चाइना का कोलैप्स सिर्फ वक्त का सवाल रह गया। द ग्रेट रिट्रीट, चाइना से ताइवान तक। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का कोलैप्स था। चियांग काय शेक और उनकी गवर्नमेंट ने एक फाइनल डिसीजन लिया, मैनलैंड छोड़ो। लगभग 1.5 मिलियन लोग, जिसमें सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स और उनकी फैमिली शामिल थी, बोट और प्लेन से ताइवान की तरफ भाग गई। ताइवान उस वक्त जापान का कॉलोनी रह चुका था और अभी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद चाइना को वापस मिला था। ये रिट्रीट परमानेंट होने के लिए नहीं था। रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्लान क्लियर था, ताइवान सिर्फ एक टेम्परेरी बेस है, हम वापस मैनलैंड लेंगे। और मैनलैंड पर माओ जेडोंग और नया चाइना। 1 अक्टूबर 1949 बीजिंग में माओ जेडोंग टियानामेन स्क्वायर से अनाउंस करता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, एक कम्युनिस्ट स्टेट, एक नया चाइना। सिर्फ एक दिन बाद सोवियत यूनियन PRC को चाइना की लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लेता है। वर्ल्ड स्टेज पर एक वादा शिफ्ट हो चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चाइना टेक्नोलॉजी अभी भी डिवाइडेड थी। मैनलैंड पर PRC, ताइवान पर रिपब्लिक चाइना, दोनों का क्लेम सेम था, हम ही असली चाइनीज हैं। सिविल वॉर ऑब्वियसली कभी खत्म नहीं हुई थी, बस बैटलफील्ड समुद्र के दो तरफ हो गया था। क्यों माओ ताइवान नहीं ले पाया? आज जब हम चाइना की नेवी और एयरफोर्स को देखते हैं तो लगता है ताइवान इन्वेट करना इजी होगा, लेकिन 1949 में रियलिटी अलग थी। माओ के पास प्रॉपर नेवी नहीं थी, एयर सुपीरियरिटी नहीं थी, एम्फीबियस इन्वेशन की एक्सपीरियंस नहीं। ताइवान स्टेट सिर्फ 130 किलोमीटर वाइड है, लेकिन बिना शिप्स और प्लान्स के ये एक नेचुरल बॉल बन जाता है। इसलिए माओ रुक गया टेम्परेरी, और इस ब्रेक ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। ताइवान का पास्ट भी कॉम्प्लेक्स था। 400 साल पहले पोर्टुगीज सेलर ने इसे देखा और कहा, इला फॉर्मोसा, ब्यूटीफुल आइलैंड। इसकी लोकेशन ट्रेड और मिलिट्री के लिए प्राइसलेस थी। जापान ने 1895 से 1945 तक ताइवान को कंट्रोल किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अलाइड पावर्स ने कहा ताइवान वापस चीन को मिलेगा, लेकिन किस चीन को? रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान पर मिलिट्री गवर्नमेंट लगा दी। यहाँ शुरू हुआ वाइट टेरर पीरियड। थाउजेंड्स लोग अरेस्ट हुए, जेल हुए, एग्जीक्यूट हुए। कम्युनिस्ट सिंपैथी
इंडिपेंडेंस की बात, सब पर क्रैकडाउन। ताइवान सेफ था लेकिन फ्री नहीं। अमेरिका देख रहा था लेकिन शामिल नहीं। इस वक्त अमेरिका का फोकस एशिया नहीं था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोप को रिबिल्ड करना, सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकना। अमेरिका ने माओ की पीआरसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ताइवान को डिफेंड करने का प्रॉमिस भी नहीं किया। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने एशिया में एक डिफेंस पेरीमीटर ड्रॉ की। इस पेरीमीटर के बाहर थे कोरिया, ताइवान, वियतनाम। अमेरिका का स्टैंड क्लियर था, ये चाइना का इंटरनल मैटर है। लेकिन फिर भी 1950 में एक इवेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया। 1950 कोरियन वार, द टर्निंग पॉइंट। जून 1950 नॉर्थ कोरिया, जो सोवियत यूनियन के अलाइन थी, साउथ कोरिया पर अटैक कर देती है। सिर्फ 11 हफ्तों में साउथ कोरिया ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर के पास सोवियत टैंक्स, गन्स और आर्टिलरी थी। बाद में पता चलता है स्टालिन ने ग्रीन लाइट दी थी और माओ की भी अप्रूवल ली गई थी। अमेरिका शॉक में आ गया। अब ये सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं लग रहा था, ये लग रहा था एक कोऑर्डिनेट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तोड़ दी। अमेरिका का यू टर्न, ताइवान प्रोटेक्टेड। प्रेसिडेंट ट्रूमन ने अनाउंस किया यूएस ट्रूप्स कोरिया भेजी जाएंगी। यूएस नेवी ताइवान स्टेट में डिप्लॉय होंगी। उन्होंने कहा ताइवान का स्टेटस अभी अनडिटरमाइंड है। इस एक सेंटेंस ने अगली 70 साल की जियोपॉलिटिक्स डिफाइन कर दी। इस अनडिटरमाइंड स्टेटस के बेसिस पर अमेरिका ने ताइवान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। माओ के लिए ये स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर था। कोरियन वॉर के चलती वो ताइवान को लेने का मौका खो चुका था। 1950 टू 1960 अमेरिका ताइवान को कोल्ड वॉर डिफेंस चैन का सेंटर बना देता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट को ताइवान डिफेंड करने का फुल अथॉरिटी देता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स ताइवान पर डिप्लॉय की जा सकती थी। चाइना रिस्पॉन्स देता है। पीआरसी ताइवान के पास के आइलैंड पर मैसिव आर्टिलरी अटैक शुरू करता है। अमेरिका ओपनली न्यूक्लियर स्ट्राइक प्लान बनाता है। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ एक गलत डिसीजन दूर था, लेकिन दोनों साइड्स रुक जाते हैं और फिर एक अजीब रोटी शुरू हो जाता है। पीआरसी आज सेल फायर करेगी, आरओसी कल जवाब देगी। ये 21 साल तक चला कोल्ड वॉर का सबसे बिजारी स्टैंड ऑफ। और यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर अमेरिका कोरिया वॉर में इंटरवेन्यू ना करता तो क्या आज ताइवान चाइना का हिस्सा होता? इस सवाल का जवाब 1960-1970 के एक और शॉकिंग ट्विस्ट में छुपा है, जब अमेरिका और चाइना दुश्मन से पार्टनर्स बनने वाले थे। 1960 के एंड तक एक सरप्राइजिंग चीज हो रही थी। दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट पावर्स चाइना और सोवियत यूनियन एक दूसरे से लड़ने के करीब पहुंच गए थे। इससे कहा जाता है सीनो सोवियत स्प्लिट। शुरुआत आइडियोलॉजी से हुई। माओ का विजन था रैपिड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे उसके लिए वायलेंस, एक्सपेरिमेंट्स और मास सफरिंग क्यों ना हो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चर रिवॉल्यूशन। इसका रिजल्ट क्रूप्स फेल हुए, इकोनॉमी कोलैप्स हुई और टेंस ऑफ मिलियंस लोग उनके तड़पने लगे। सोवियत माओ को देख रहे थे और सोच रहे थे ये आदमी डेंजरस है। उधर माओ का कहना था सोवियत यूनियन कैपिटलिस्ट बेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, ये रियल मार्क्सिस्ट नहीं है। टेंशन बढ़ती गई। 1969 तक चाइना और सोवियत यूनियन बॉर्डर पर आर्म्ड क्लैशेस कर रही थी। सबसे शॉकिंग बात, सोवियत ने सीरियसली कंसीडर किया चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करना, वो फैसिलिटीज जिन्हें बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी। और यहीं पर एक नया प्लेयर मुस्कुराने लगा, द एनिमी ऑफ माई एनिमी, अमेरिका की एंट्री। अमेरिका क्वाइटली ये सब देख रहा था और वॉशिंगटन में एक थॉट चल रहा था, अगर हम चाइना को सोवियत यूनियन से अलग कर दें तो कोल्ड वॉर का पूरा बैलेंस बदल सकता है। प्रेसिडेंट बन चुके थे रिचर्ड निक्सन, उनके साथ थे हेनरी किसिंगर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। प्लान रिस्की था। अमेरिका और चाइना ऑब्वियसली दुश्मन थे, नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो बात कैसे करें? पाकिस्तान को मिडल मैन बनाया गया।
सेक्रेट मैसेजेस, बैचलर टॉक्स। और फिर 1971 में किसिंगर का सेक्रेट बीजिंग। हेनरी किसिंगर पाकिस्तान जाते हैं। पब्लिक स्टोरी, थोड़ा रेस्ट चाहिए। रियल स्टोरी, वो सेक्रेटली एक प्लेन में बैठकर बीजिंग पहुंच जाते हैं। 20 साल बाद अमेरिका का एक टॉप ऑफिशियल कम्युनिस्ट चाइना में था। उनकी मीटिंग होती है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जाओ इनलाई से, माओ का राइट हैंड। और गैस करो कन्वर्सेशन का सबसे पहला टॉपिक क्या था? ताइवान। ताइवान नेगोशिएशन टेबल पर जाओ इनलाई ने हिस्ट्री लेसन दिया। उन्होंने किसिंगर को याद दिलाया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका ताइवान को चाइना का पार्ट मानता था। कोरियन वॉर के बाद अचानक यूएस ने स्टेंस बदल दिया। ताइवान को अनडिटरमाइंड कहकर उसे एक जायंट यूएस मिलिट्री बेस बना दिया। जाओ का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, देयर इज ओनली वन चाइना, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। इस पर एग्रीमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। और यहाँ पर एक जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट आता है। किसिंगर प्राइवेटली मानता है अगर कोरियन वॉर ना होती तो ताइवान प्रोबेबली पीआरसी का हिस्सा बन चुका होता। अमेरिका पब्लिकली ये नहीं कह सकता था। किसिंगर ने डिलीबरेटली बेग लैंग्वेज यूज की। उसने कहा था हिस्ट्री का नेचुरल डायरेक्शन वही होगा जो पीआरसी चाहता है। मीनिंग ताइवान इवेंचुअली चाइना के साथ जा सकता है, लेकिन हम अभी कमिट नहीं करेंगे। ताइवान को इफेक्टिवली नेगोशिएशन चिप बना दिया गया। सोचिए, जिस ताइवान के लिए अमेरिका न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गया था, वही ताइवान अब अमेरिका के लिए बार्गेनिंग टूल बन रहा था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। 1971 से 1979 के बीच ताइवान का डिप्लोमेटिक फॉल। 1971 पीआरसी यूएन में एंट्री लेता है। ताइवान को यूएन से निकाल दिया जाता है। 1972 निक्सन खुद चाइना जाता है और दुनिया शॉक हो जाती। प्राइवेट टॉक में निक्सन ओपनली कहता है देयर इज वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन ये ऑफिशियल यूएस पॉलिसी नहीं बनती। 1979 प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। अमेरिका ऑफिशियली पीआरसी को रिकॉग्नाइज करता। एम्बेसी टाइपाई से बीजिंग शिफ्ट। और ताइवान का स्टेटस कंट्री नहीं, यूएन मेंबर नहीं, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन लगभग खत्म। ताइवान एक तरफ से डिप्लोमेटिक ऑर्फन बन चुका था। कांग्रेस को यह सब ठीक नहीं लगा, इसलिए 1979 में ताइवान रिलेशंस एक्ट पास हुआ। इस लॉ का मतलब यूएस ताइवान को कंट्री नहीं मानता, लेकिन ताइवान को पीपल्स मिलेंगे। यूएस कैपेबिलिटी रखेगा हेल्प करने की। एक चीज जानबूझकर अनक्लियर रखी गई, क्या अमेरिका एक्चुअल वॉर में आएगा? और यही है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी। और चाइना इसे मानता है चीटिंग। और ताइवान के लिए ये बन गई थी एक लाइफलाइन। 1990 में ताइवान में एक हिस्टोरिकल चेंज होता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म, प्री इलेक्शन स्टार्ट। ताइवान अब ऑफिशियली एक डेमोक्रेसी बन रहा था। अमेरिका सपोर्टिव था, चाइना फ्यूरियस। 1995-1996 चाइना मिसाइल्स फायर करता है। प्रूफ्स ताइवान स्टेट के पास। बैलिस्टिक मिसाइल्स आइलैंड के पास गिरते हैं। रिस्पॉन्स अमेरिका 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेज देता है। लार्जेस्ट यूएस शो ऑफ फोर्स वियतनाम के बाद। चाइना रुक जाता है। ताइवान इलेक्शन पीसफुली होता है। ताइवान ने एक जीनियस मूव खेला। गवर्नमेंट ने टेक कंपनीज को सपोर्ट किया। स्पेशल फोकस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये चिप्स होते हैं फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, एआई, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर। और सन 2000 में एप्पल, एएमडी, क्वालकॉम, नवीदिया सब ताइवान पर डिपेंड हो गई। आज 90% एडवांस्ड चिप्स ताइवान बनाता है। ताइवान बन गया टू वैल्यूएबल टू लॉस्ट। चाइना का नया लीडर जी जिनपिंग, उसका विजन था चाइना नेशन का रेजुवेनेस। इस विजन का कोर सिंबल ताइवान। चाइना के एक्शन, मिसाइल ड्रिल्स, नेवल ब्लॉकेट्स, फाइटर जेट्स इंक्यूरस, इन्वेशन सिमुलेशन। अमेरिका का रिस्पॉन्स, मिलिट्री बिल्डअप, ओल्ड आइलैंड डिफेंस चैन रिवाइव, टैक्स सेंसेक्शन एंड टैरिफ। फाइनल क्वेश्चन, क्या अमेरिका आएगा? ताइवान के लोग जानते हैं अमेरिका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। चाइना भी जानता है अटैक का मतलब अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए गेम अभी भी एम्बिग्युइटी का है। ताइवान का स्टेटस आज भी ऑफिशियली अनडिटरमाइंड, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, मिलिटरीली वल्नरेबल, इकोनॉमिकली इररिप्लेसेबल।
और 75 साल हो चुके हैं, लेकिन चाइना का सिविल वॉर कभी ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ। बस उनका बैटलफील्ड समुद्र के दो किनारों पर चला गया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, एक राइजिंग सुपर पावर जो मानता है कि ताइवान उसका अनफिनिश्ड चैप्टर है। दूसरी तरफ 23 मिलियन लोग जो डेमोक्रेसी, अपनी पहचान और अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बीच में अमेरिका जो ओपनली कुछ मानता नहीं, कुछ डिनाई करता नहीं और जानबूझकर सब कुछ एम्बिगस रखता है। ये एम्बिगिटी ही पीस है और यही सबसे बड़ा डेंजर। आज ताइवान सिर्फ आइलैंड नहीं है, ये दुनिया का मोस्ट एडवांस माइक्रोचिप्स का घर है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक साइलेंट स्विच है और ये वो जगह है जहाँ एक गलत कैलकुलेशन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मार्केट और शायद पूरी दुनिया को हिला सकती है। चाइना के लिए ताइवान हिस्ट्री का हिस्सा है, अमेरिका के लिए ताइवान स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ताइवान के लोगों के लिए ये उनका घर। सवाल ये नहीं है कि चाइना ताइवान को लेने की कोशिश करेगा या नहीं, सवाल ये है अगर वो करे तो क्या अमेरिका आएगा। और उस सवाल का जवाब जानबूझकर कभी क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि शायद इसी कंफ्यूजन ने अब तक सबको रोक रखा है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, एम्बिग्युइटी तब तक काम करती है जब तक सब रेशनल रहें, और जब इमोशंस, नेशनलिज्म और पावर पॉलिटिक्स के आगे आ जाती है तब हिस्ट्री सिर्फ एक गलत डिसीजन का इंतजार करती है। ताइवान की कहानी भी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ अगली मूव का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।